नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्यसभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर इंडिया अलायंस के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे भारत में यानी कि जहां पर मुख्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। बताते कि कल जिस तरह से संसद के अंदर जो हंगामा हुआ था उसको लेकर के वहीं बताते बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर दी और एफआईआर के बाद अब जो कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह मुख्यालयों पर जा जाकर धरना प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ किया था, क्योंकि दिल्ली में भी कई जगह इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन सवाल है कि जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो वहां धरना प्रदर्शन में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा हर धरने पर कई धरनों पर मौजूद थी। वहां पहुंचे, लोगों से संपर्क किया और उनके साथ जो नेता थे, जो उनके सांसद थे, लगातार रोड पर थे। लेकिन दिल्ली के अंदर किस तरह से पूरी तरह से कई जगह के रोड भी ब्लॉक कर दिए गए थे। आखिरकार जिस तरह से संसद में भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयानबाजी को लेकर के सवाल हुआ था, विवाद हुआ था, क्योंकि मक्कर जो गेट है संसद का, उसके बाद धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों पर चोट आई थी। उसके बाद पार्लियामेंट थाने के अंदर जाकर के बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरफ से एफआईआर करवाई दी गई, तो कांग्रेस के भी वहां सांसद पहुंचे थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ एफआईआर कराई। ये सवाल बनता है कि आखिरकार संसद के घटना को देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ और होने वाला है? कि ओम बिरला ने साफ साफ कह दिया है और सख्त आदेश दिया है कि अब कोई भी संसद के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं किया। वहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करें कि कोई भी इस तरह से गतिविधि होती है या कोई सांसद या पक्ष नेता धरना प्रदर्शन करता है, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से रोड पर उतरी है, आने वाले समय में हो सकता है राहुल गांधी की और भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके कई धाराओं में एफआईआर की गई है। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं गाजियाबाद से भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला। आपको बता दें कि अमित शाह की टिप्पणी के बाद राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई है। क्या कुछ हुआ है गाजियाबाद में, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद नाराजगी बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद में आज जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के सैकड़े कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी ने इस दौरान कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। वहीं सिद्धार्थनगर में भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राकेश यादव। अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई थी भीमराव अंबेडकर पे, उसको लेके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दूं कि ये मामला टूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां जो भी एकजुट हो रही हैं और इस मुद्दे को लेकर जो भीमराव अंबेडकर पे टिप्पणी की गई थी उसकी निंदा करते हुए अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं लोगों का कहना है इस तरह से भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना ये ठीक काम नहीं है, जिसको लेके उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी के बाद से सियासत में हलचल मच गई है और इसे लेकर वाराणसी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया है। क्या कुछ हुआ इस दौरान, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। इस समय पूरे पूर्वांचल पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी रखा है। बीते 24 पूर्व
राहुल गांधी को धक्का मुक्की दिए जाने के आरोप लगा करके मर्यादित व्यवहार किए जाने को लेकर के वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल व देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। इसी तरह वाराणसी में पिछले 24 घंटे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 बार अलग अलग विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रखा है। वहीं आज दूसरे दिन वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की दिए जाने को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला है। यह आक्रोश मार्च वाराणसी के अम्बेडकर चौराहे कचहरी से चल करके जिला मुख्यालय जाकर खत्म हुई है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम महानगर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन में मांग की है कि राहुल गांधी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है या धक्का मुक्की की गई है, इसको लेकर के जो ज्ञापन डाला है और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से प्रशासन से बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया लाइव। वहीं कन्नौज से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर गृहमंत्री के बयान के बाद मची हलचल के बीच कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी रामऋषि पांडे। नेताओं का आज आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, कांग्रेस नेता कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात डीएम से हुई। वहीं उन्होंने पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री द्वारा जो बाबा साहब पर टिप्पणी की गई है वो अशोभनीय है। हमारे लिए वो बाबा साहब पूजनीय हैं, हमारे लिए भगवान है। इस दौरान कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा है इस तरीके की टिप्पणी करना अशोभनीय है, मुझे इस तरीके की बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। अपने सहयोगी सचिन के साथ रामऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। देश के अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शन के बीच मैनपुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। विस्तार से बता रहे हैं मुकेश कुमार। में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भीमराव अंबेडकर है उन पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा अवैध टिप्पणी की गई है। अवैध टिप्पणी किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। उनके राहुल गांधी जो हैं उनके द्वारा उन पर कई उनके पुतले फुकवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसी जो लगातार जिस तरीके की टिप्पणी होने के बाद पूरे प्रदेश में अंबेडकर की राजनीति हो रही है, अंबेडकर की तस्वीरें लेकर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर से पहली बात तो अमित शाह माफी मांगे और पूरे सदन से माफी मांगने के साथ साथ पूरे भारत के लोगों से भी माफी मांगे, क्योंकि जब संविधान रचयिता का संविधान ही उन पर ही टिप्पणी कर दी गई तो आखिर संविधान की सुरक्षा कैसे होगी। फिलहाल जो जिला अध्यक्ष हैं विनीता शाक्य और पूर्व अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ और नगर अध्यक्ष अजय दुबे सहित ऐसे कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन आज जो मुख्यालय पर आरोप बैठते हैं उनको दिया गया है और कहा गया है कि इस ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोग एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जो संविधान के रचयिता पर जो अवैध टिप्पणी की गई इसको जल्द से जल्द अमित शाह माफी मांगने का काम करें, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोग जहां प्रदर्शन करेंगे तो इनके जो संविधान के जो दलित समाज के लोग हैं वह भी सड़कों पर नजर आने की कोशिश करेंगे। जो लगातार लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शनों का दौर लगातार अब जारी बना रहेगा। फिलहाल कांग्रेस कमेटी मैनपुरी के लोगों ने इसका विरोध किया है और जल्द से जल्द माफी मांगने जाने की मांग की है और अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग लिखित रूप में पत्र भेजा है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी के बाद अब बुलंदशहर में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गृहमंत्री शाह का इस्तीफा मांगने लगे। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वरुण शर्मा। में दिए गए भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर अब राजनीति दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी गरमाने लगी है। वहीं बुलंदशहर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर काले आम चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले राजाबाबू पार्क में इकट्ठे हुए और वहां प्रदर्शन किया और बाहर आकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबा साहब का जो अपमान है वो हम नहीं सहेंगे और हमें कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी के चलते कांग्रेस कर्ताओं ने आज प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जमकर नारेबाजी भी
की गई है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबर संभल से है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर योगी का बुलडोजर चला है, लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। के संभल बवाल मामले के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए सांसद के घर के बाहर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई किया। इसके पहले सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या जेल में बंद आजम खान की तरह अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की स्थिति देखने को मिल सकती है। दरअसल संभल बवाल मामले के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उसके बाद बिजली विभाग की टीम ने पहुंचकर उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया और करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी ठोका। आज संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। आजम खान की तरह जियाउर रहमान बर्क भी अपने बयानों के लेकर चर्चा में रहते हैं। फिलहाल इस मामले में सपा पूरी तरह से जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ खड़ी है। बावजूद इसके जियाउर रहमान पर धड़ाधड़ एक्शन भी हो रहे हैं। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शुक्रवार की दोपहर को भगदड़ मच गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। कैसे मची भगदड़, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख सैफी। यहाँ पर पिछले 6 दिन से कथा चल रही थी, जिसमें प्रदीप मिश्रा यहाँ कथावाचक हैं जो यहाँ पर कथा सुना रहे थे। उसी बीच यहाँ पर जो कुछ महिलाओं को अगर धक्का मुक्की होती है और धक्का मुक्की में कुछ भगदड़ भी मचती है। हालांकि यहाँ पर सारे अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आ रही है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग और सब कुछ किया हुआ है। पुलिस के यहाँ पुख्ता इंतजाम भी यहाँ किए हुए हैं और सारे अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ कथा सुनने डेली आ रहे थे। पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ कथा चल रही थी। अब यहाँ पर एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर और एसएसपी, एसपी सिटी सारे यहाँ मौके पर मौजूद हैं जो यहाँ का यहाँ निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मामला भगदड़ का हुआ था वो अभी इस टाइम सामान्य है और लोग अभी भी यहाँ कथा सुन रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ कथा समाप्त हो जाएगी और इसी बीच में यहाँ के भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर हैं, महापौर हरिकांत आलूवालिया हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन को लगाया हुआ है और लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर अब कर दिए हैं, क्योंकि ये कथा सिर्फ कल तक ही रहेगी और कल सुबह 8 बजे से 11 बजे समापन इसका हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ पर इसकी कथा इनकी चल रही थी। हालांकि इस मामले को देखा जाता है कि हाथरस का जो कांड हुआ था उसमें भी काफी संख्या में लोग मरे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थिति कुछ नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके स्थिति का खुद जायजा लिया और पूरा मामला यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल सामान्य है। लगातार यहाँ पर जो है लोगों का आवाजाही रहती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रशासन के साथ साथ यहाँ प्राइवेट बाउंसर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो स्थिति का जायजा यहाँ ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है मामले का देखा जा सकता है कि आने जाने वालों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पर मेरठ के एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर, एसएसपी सारे आला अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने अभी यहाँ का निरीक्षण अंदर जाकर के किया है, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई मामला अनहोनी का सामने नहीं आया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अयोध्या से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। क्या कुछ हुआ उनका कार्यक्रम और क्या कुछ रहा वहां का तय कार्यक्रम, आपको विस्तार से बता रहे हैं विनय मिश्रा।
योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा था। वहाँ पे एसएसपी भवन में पहुँच करके उन्होंने पंच महानारायण का महायज्ञ की आहुति में भाग लिया है और वहाँ सबसे पहले 11 बजे करीब जो है रामकथा हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। वहाँ से सीधे उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुँच करके हनुमान लला का दर्शन करने के उपरांत जो है रामलला का दर्शन करने पहुँचे और रामलला का दर्शन करने के बाद भी जो है एसएसपी भवन में यहाँ पे पंच महानारायण के यज्ञ में शामिल होने के बाद जो है वहाँ पे साधु संतों के साथ भी बैठक की है और यहाँ पे महाकुंभ को लेकर के भी यहाँ पे अधिकारियों और साधु संतों के साथ लगभग आधे घंटे की वार्ता की है और विकास के मुद्दों को लेकर के भी विकास के लेकर के जो है अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक की है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है महाकुंभ को लेकर के रहा और आने वाले उपचुनाव को लेकर के भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। लेकिन इस तरीके से माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 1.5 घंटे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अयोध्या में रुके हैं और यहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट है और क्या कुछ इसका नुकसान हुआ है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल दून हॉस्पिटल लगातार सवालों के घेरे में रहता है। लगातार आरोप कहीं ना कहीं दून हॉस्पिटल पर लगते रहते हैं। वहीं देखिएगा कि आज जिस तरीके से कहा जाए कि दून हॉस्पिटल की जो तुलना है वो एम्स और बड़े हॉस्पिटलों से की जाती है, लेकिन हालात जो है बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि हाल ही में एक 50 वर्षीय व्यक्ति हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसको एम्बुलेंस से तक नहीं उतरने दिया, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा दून अस्पताल पर करता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो आरोप हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्होंने सीधा आरोप अस्पताल पर लगाया है कि जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने गाड़ी से मरीज को उतरने तक नहीं दिया, बल्कि उसका इलाज तक नहीं किया। और देखिएगा कि लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वो दून हॉस्पिटल पर उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उस व्यक्ति का जो इलाज नहीं किया है जिसके कारण ये मौत हुई है, तो उसके बाद जो जांच एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं देखेगा कि अब अस्पताल प्रशासन भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो सीएमएस हैं अनुराग अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक तालमेल की कमी है जिसके कारण इस तरह की दिक्कतें अस्पताल में देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जब तालमेल की कमी है तो आखिर सीएमएस वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तालमेल क्यों नहीं डॉक्टरों के साथ बिठाते कि ताकि जो मरीज वहाँ पर आए, क्योंकि दून हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है कि जहां पर दूर दूर से जो मरीज हैं वो आते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको जो एक सहारा है वो कहीं ना कहीं दून हॉस्पिटल का है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को उसका सहारा नहीं मिल पाता है और इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि देहरादून के जो दून हॉस्पिटल है उसके हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि डीटीसी, ऑटो और सफाई कर्मचारियों ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। आज दिल्ली सरकार के खिलाफ, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया उसमें अरविंद केजरीवाल की अर्थी तक लाए लोग, और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो वादा करता है वो पूरा झूठा करता है और मक्कार है। ना तो वादे करने के बाद ना पूरा वादा पूरा करता है, ना कुछ उनकी बात सुनता है। लेकिन देखना होगा कि आज जिस तरह से मंडी हाउस पर और केजरीवाल के आवास तक जो मार्च निकालने की तैयारी थी, लेकिन बता दें वो हजारों की संख्या में कर्मचारी थे। बता दें कि वहाँ ऑटो वाले मौजूद थे, डिफेंस वाले मौजूद थे, डीटीसी वाले मौजूद थे, सफाई कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, स्कूल में महिलाएं कर रही काम बोल के वहाँ मौजूद थे। उनकी कहना है कि केजरीवाल ने 4 महीने से हमें अभी तक तनख्वाह नहीं दी है, ना ही हमें पेंशन मिली है और ना ही हमारी कोई सुविधा दी गई है। लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, जिनके दम पर अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में रहे, यानी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज ने उनको एमसीडी तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन इसको देखते हुए आज दिल्ली की मंडी हाउस पर जिससे धरना प्रदर्शन किया, एक देखने लायक था, क्योंकि काफी संख्या में जो दिल्ली सफाई आयोग के जो चेयरमैन है संजय गहलोत की अगुवाई में कई और संगठन मौजूद थे, विरोध प्रदर्शन किया, उनको डिटेन किया गया। लेकिन लोगों ने अड़ लगा दी कि पुलिस ने जब उनको डिटेन किया, बस में डाला, तो उनका कहना है कि अगर जब तक संजय गहलोत को नहीं छोड़ा जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पूरा मंडी हाउस को ब्लॉक कर दिया गया था, इन्हें पूरा जाम कर दिया गया, लोगों को भी समस्या सामने आ गई थी। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ा, तब कहीं जाकर ये जो प्रदर्शनकारी थे, लोग थे, वहाँ पर शांत हुए। लेकिन सवाल है कि विधानसभा चुनाव
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करना, इस तरह से जो आंदोलन है वो छेड़ना कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसानदायक हो सकता है। एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उनको बिखेरा जाएगा, जिस तरह से आज उनकी अर्थी लेकर लोगों ने रोड मार्च भी किया था। ये हमारे खास इस रिपोर्ट में थी, क्योंकि हमने साफ साफ वहां मौजूद होकर सारे विजुअल दिए और उसमें अरविंद केजरीवाल की अर्थी के साथ साथ लोगों का रोना धोना भी सामने आया। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां जिले के 8 नगरीय निकाय में वार्ड के आरक्षण को निर्धारित कर दिया गया है और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा किया गया। नगरीय निकाय के रोस्टर प्रणाली से आरक्षण की व्यवस्था की गई और आज बलौदा बाजार जिले में 6 नगर पालिका और नगर पंचायत आती हैं, जिनके द्वारा पूरे वार्डों का इस वक्त चिट लॉटरी के माध्यम से रोस्टर प्रणाली से चिट निकालकर आरक्षण व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय हमारे स्थानीय सरकार के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और शीघ्र ही नगर पालिका नगर पंचायत में चुनाव होने वाले हैं और आज उसकी व्यवस्था और उसका आरक्षण व्यवस्था हो गई है आज कंप्लीट वार्डों के। अगली खबर भी बलौदा बाजार से ही है, जहां एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करके अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है और इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बलौदा बाजार पुलिस के द्वारा हदबंद थाना के केसला गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 532 पेटी अवैध शराब 13 अक्टूबर को जब्त की गई थी। ये और उसके 4 आरोपियों को साथ गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी इस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार और तस्करी करने का बड़ा भारी काम करते थे। इनकी जब जांच की गई तो पता चला अवैध रूप से लगभग 25 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने बनाया था और जब इसकी और जांच की गई तो बताया जाए कि इस क्षेत्र में इनका दहशत था और ये रसूखदार थे। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इनके द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा किया जाता और अवैध रूप से जो काम किया जाता जिसके कारण इन्होंने अवैध संपत्ति की गई थी। जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्ट एक्ट के तहत इनकी पूरी संपत्ति को राजसात करने की प्रक्रिया की जा रही है और जल्द ही न्यायालय से जो निर्णय मिलेगा तो इनकी पूरी संपत्ति को राजसात किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इतनी बड़ी मात्रा में 532 पेटी शराब अवैध रूप से और 35 लाख की शराब को सरकार पुलिस के द्वारा जब्त किया जाना और इससे इस पर लगाया जाता है कि इस व्यक्ति कितना बड़ा गिरोह सक्रिय था जो इतनी बड़ी मात्रा में शराब के अवैध तस्करी करके यहाँ पर अवैध का धंधा करता था। आपको बता दें इस गिरोह के सभी सदस्य अभी जेल में हैं और इनकी संपत्ति को राजसात की जा रही है, जिनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ की है, जिसे राजसात करने का निर्णय बहुत ही जल्दी न्यायालय से पुलिस को मिल जाएगा और पूरी संपत्ति जब्त किया ताकि ऐसी कार्रवाई होने से जितने भी अपराधी प्रवर्ग के जो लोग हैं वो भविष्य में ऐसा कार्य ना करें जिससे कि गाँव और समाज में का माहौल खराब हो और ये गांव में अवैध शराब कतई निश्चित ही गांव का समाज में बहुत गलत मैसेज जाता था और अशांति वातावरण होता था और जो कार्रवाई की जा रही है इससे आम लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और पुलिस की कार्रवाई को सभी लोगों ने सराहा है और अवैध इनकी जो 25 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्त सरकार राजसात कर रही है। निश्चित ही यह सफलता पुलिस को मिली है और आने वाला समय भी ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगेगा। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। वहीं उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी बीच सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से एक खास अपील की है। क्या कुछ कहा है धामी ने, बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। बंद होने के बाद अब राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, यानी जो धामों के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है जहां पर इस समय मूर्तियां पहुंची हुई है, जहां पर धामों की मूर्तियां इस समय पहुंची है, जो चल विग्रह जो डोलियां जो पहुंची हुई है वहां तक भी श्रद्धालु पहुंच सके, उसके लिए शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश यही है कि इन शीतकाल जो प्रवास स्थल हैं वहां पर श्रद्धालु आ सकें, वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधाएं हो सके, उसकी तैयारियों में राज्य सरकार जुटी नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा के प्रमोशन का काम करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार अपने भाषणों में, अपने संदेशों में वो देश और दुनिया की जनता को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने के लिए कह रहे हैं ताकि उत्तराखंड। खबर आगरा से है, जहां अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों किया है उसने ये हत्या, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी जीशान अहमद। आगरा पुलिस ने हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि एक
बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। रंजिश के चलते ये हत्याकांड किया गया था ताकि पड़ोसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करा सकें, जिसको लेकर आगरा पुलिस ने तमाम टीमें, एसओजी, सर्विलांस और थाना क्षेत्र की पुलिस इस मामले में जांच में लगी थी, जिसमें एक एसीपी भी इस जांच में लगे हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये बेटा पहले भी अपनी मां के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है। इसने पहले भी अपनी मां के पैर में गोली मारी थी और पड़ोसियों के ऊपर मर्डर का मामला बनाने को लेकर, लेकिन पुलिस ने उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा था। वहीं उस व्यक्ति ने दोबारा से ऐसी प्लानिंग की कि आगरा पुलिस को वो घुमा सके, लेकिन योगी की पुलिस ने इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज दिया। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक पल्लवी पटेल जैसा ही हाल अतुल प्रधान का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान के अपमान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि सपा विधायक पल्लवी पटेल की तरह विधायक अतुल प्रधान के साथ भी खड़ी होने में समाजवादी पार्टी ने गुरेज किया। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने के बाद जिस तरीके से अतुल प्रधान ने पार्टी को छोड़ने की धमकी दिया था, अब इसका बदला समाजवादी पार्टी ने ले लिया है। हालांकि कई ऐसे विधायक हैं जिनके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं दिखी थी। अगर बात करें सपा सांसद राजीव राय की, तो राजीव राय को धमकी मिली थी, वह अकेले ही यह लड़ाई लड़ते देखे गए। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल खड़ा किया था। यहां तक कि पीडीएम फार्मूला अपनाते हुए अकेले दम पर चुनाव लड़ा। अब अगर यहां बात करें सपा विधायक अतुल प्रधान की, तो अतुल प्रधान ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने के बाद यह धमकी दिया था कि वह पार्टी छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। बहरहाल जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना है, चर्चा को लेकर सियासी पारा भी हाई हो चला है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। विस्तार से खबर पर जानकारी दे रहे हैं सुशील तिवारी। बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां थाना अध्यक्ष भामर कोल अपनी टीम के साथ खड़े थे। मुखबिर की सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो जाती है। सामने से देखते हैं थाना अध्यक्ष की एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल आ रही है। पुलिस उसको करती है रुकवाने का प्रयास, लेकिन वो नहीं रुकता है और तेज गति से वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।